वेलकम टू बिल्ड अप द रूट्स एकेडमी। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। इनिशियली Maharshi Kannad around 500 BC postulated that on dividing matter, the smallest particles will be obtained. He named these particles Parmanu. Then Indian philosopher Pakuda Katyayama elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form. ये महर्षि कन्नड़ ने तो बता दिया कि भाई अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे, सबसे जो छोटा पार्टिकल मिलेगा हमें वो परमाणु होगा। नेक्स्ट पाकुदा कत्यायम ये आए, इन्होंने इस डॉक्ट्राइन को फर्दर एलेबोरेट किया और उन्होंने कहा दुनिया में जितने भी मैटर है वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो परमाणु ही। ठीक है। देन एट इन द सेम इरा, मतलब उसी टाइम पे, लगभग सेम टाइम पे जब महर्षि कन्नड़ और पाकुदा कत्यायम हुए थे, उन्हीं के टाइम पे ग्रीक फिलोसफर्स हुए हैं डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने भी इसी तरीके से एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा ऑन डिवाइडिंग मैटर ए स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। मतलब कि अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे और एक स्टेज आएगी, तब डिवाइड करने पे फर्दर एक स्टेज आएगी कि जब ये पार्टिकल फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएंगे, जब ये मैटर फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा स्मॉलर पार्टिकल्स में। अब इस स्टेज में ये जो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होंगे इनको एटम कहेंगे। ठीक है। इंडिया में इसको परमाणु कहा और ग्रीक फिलोसफर्स ने इसको नाम दिया एटम। ठीक है बच्चे। अब ये जो एटम है, ग्रीक में एटम जो नाम है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स को ही कहते हैं। ठीक है बच्चे। ये अभी तक क्या था, ये सब केवल फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस थी। इन द 18th सेंचुरी एंटोनी एल लेवोशियर आए। ठीक है। उन्होंने फाउंडेशन रखी किसकी? केमिकल साइंसेस की। उन्होंने 2 लॉ दिए। कौन कौन से? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इंपॉर्टेंट लॉज। इन द 18th सेंचुरी एंटोनी एल लेवोशियर आए। He laid down the foundation of chemical science by establishing 2 important laws of chemical combination. ये laws of chemical combination कौन से थे? ये थे law of conservation of mass and law of constant proportion. ठीक है बच्चे। यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने दिखाई है, ये 2 साइंटिस्ट जो है, मेन रोल था इनका 18th सेंचुरी में, जो है केमिस्ट्री के अंदर मेन रोल था इनका, जोसेफ प्रूस्ट और एंटोनी लेवोशियर। ठीक है। मैं थोड़ा रीड आउट कर देता हूं स्लाइड को। द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशंस। इन्होंने बेटा जी एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद इन लॉज को दिया इन्होंने। आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशंस बाय लेवोशियर एंड जोसेफ एल प्रूस्ट। ठीक है। ये लॉ कौन कौन से थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास है ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है। सिंपली अगर हम बात करें तो इसमें जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो जो प्रोडक्ट होगा केमिकल रिएक्शन होने के बाद, जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, उसका जो उसके मास के इक्वल ही होगा। यहां पे हम एग्जांपल देखते हैं बच्चे। यहां पे देखेंगे आप कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं। ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जब कंबाइन करते हैं तो हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं। यहां पे रिएक्टेंट क्या है? यहां पे रिएक्टेंट है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब इनका मास जो होगा, दोनों का मास जब हम ऐड करेंगे तो इनका मास किसके इक्वल होगा? 2 वाटर मॉलिक्यूल के इक्वल। ठीक है बच्चे। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। आप इस पिक्चर की हेल्प से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेइंग बैलेंस यूज किया है। वेइंग बैलेंस जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बिल्कुल इक्वल
शो कर रहा है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में आपका ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चे। न्यूमेरिकल को आप देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोइट। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बच्चे, ये इसमें पूरी केमिकल इक्वेशन दे रखी है। सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड गिव्स अस सोडियम इथेनोइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है बच्चे, इसमें 2 रिएक्टेंट है और ये 3 प्रोडक्ट है। अब इन सब के मास दे रखे हैं। यहाँ पे आंसर, यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट में हम देखेंगे। बेटा जी सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट लिख लिया। कितना मास दे रखा है इसका? 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है। 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है। 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लिख लिया। यहाँ पे इथेनोइक एसिड दे रखा है 6 ग्राम, इथेनोइक एसिड 6 ग्राम, यहाँ पे इथेनोइक एसिड में लिख लिया 6 ग्राम। ठीक है बच्चे, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे रिएक्टेंट्स है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड का टोटल मास कर लिया, मास को टोटल कर लिया। 5.3 ग्राम प्लस में 6 ग्राम, टोटल हो गया 11.3 ग्राम। ये हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 11.3 ग्राम। ठीक है बच्चे, अब ये जो राइट हैंड साइड है हमारा, ये है हमारे प्रोडक्ट्स। कौन कौन से? सोडियम इथेनोइट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, वाटर 0.9 ग्राम। ठीक है बच्चे, अब इन तीनों का टोटल करेंगे हम। 8.2 प्लस में 2.2 हो गया 10.4, प्लस में 0.9 हमारा 11.3। तो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स का जो मास है वो भी 11.3 ग्राम आया, टोटल करके 11.3 ग्राम आया। तो यहां पे हम देखते हैं बेटा कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल इक्वल है। इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है, these observation are in agreement with the law of conservation of mass। ठीक है बच्चे, ठीक है, इससे बिल्कुल आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल के थ्रू आपका क्लियर हो गया है। ये आपकी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये बेटा जी मैंने ये पिक्चर यहाँ पे डाल दी है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो इट इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें बेटा जी मैंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिफाइन करने में मेजर रोल जो है बेटा जी लेवोशियर का रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं रीड आउट कर देता हूं। लेवोशियर नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements and each compound had the same element in the same proportion। ठीक है बच्चे, उन्होंने एग्जांपल दिया है किसका? वाटर का। वाटर, इन वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। देखो बच्चे, लेवोशियर ने देखा, एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, प्रूस्ट और लेवोशियर ने, इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने जो है ये दोनों लॉ डिफाइन किए थे। ठीक है बच्चे, तो लेवोशियर ने देखा कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स जो हैं मोर देन 2 एलिमेंट से मिलके बने हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो 2 एलिमेंट हैं, वो एक कांस्टेंट रेशियो के अंदर, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर ही प्रेजेंट है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लिया वाटर का। वाटर में क्या है? वाटर के 2 एलिमेंट्स, 2 कंपोनेंट्स क्या है बेटा? वाटर के अंदर 2 एलिमेंट्स जो हैं जिनके कॉम्बिनेशन से वाटर बना है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेटा जी, वाटर का फार्मूला होता है H2O। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होता है? H2O। H2O में हम देखते हैं 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन है। जब 2 हाइड्रोजन एटम का अगर मास की बात करेंगे हम, तो हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है 1 ग्राम होता है। तो बेटा जी 2 into 1 मतलब टोटल 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो गई। और ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। तो बेटा जी एवरी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगी, मतलब 2:16। इनका जो रेशो होगा बाय मास 2:16 होगा। 2:16 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा 1:8 आएगा, 1:8 आएगा। तो बच्चे
उसने देखा कि अगर वाटर को हम देखते हैं तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ऑलवेज 1:8 है। तो बेटा जी इससे उन्होंने ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिफाइन कर दिया। ठीक है, दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रूस्ट। इन्होंने प्रूस्ट ने इस लॉ को स्टेट किया, इस लॉ को दिया। कैसे, पढ़ देता हूं मैं। इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर, यहां पे केमिकल सब्सटेंस कौन सा, वाटर ले लिया हमने। ठीक है, द एलिमेंट्स कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही मिलेंगे बाय मास। हमने देखा यहां पे 1:8 में है, अगर हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो। इस तरीके से बेटा जी ये पूरा लॉ जो है मैंने वाटर के एग्जांपल से पूरा आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दिया है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इस स्लाइड में थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है बेटा जी इस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को, कि देखो बेटा फर्स्ट फिगर आप देखेंगे, 2 एटम है हाइड्रोजन के, इसमें बेटा जी एक के नीचे एक है। तो बेटा जी 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का। जब 2 एटम हाइड्रोजन के हैं तो 1 एटम ऑक्सीजन का इसके साथ कंबाइन होता है और 1 यूनिट ऑफ वाटर बनता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे एक के नीचे एक है इसलिए हमें एक ही एटम दिख रहा है हाइड्रोजन का। तो बच्चे 2 हाइड्रोजन एटम्स हमें दिख रहे हैं, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके 1 यूनिट ऑफ वाटर बनाते हैं। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं, यहां पे हमने जो है 4 एटम हाइड्रोजन के लिए लिए और 4 एटम ऑक्सीजन के लिए लिए। अभी हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें बताता है कि भाई जो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है वो फिक्स्ड है, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन करेंगी वो एक डेफिनेट रेशियो में ही कंबाइन करेंगी। भाई दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो यहां पे 4 हाइड्रोजन जो है 2 के साथ ही कंबाइन करेंगे। ये डबल हो गया तो ये भी डबल ही होगा, 4 टाइम्स है तो 2 स्पेयर बचेंगे बेटा जी। ठीक है, तो 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है अगर 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करने के लिए डाल दिए तो बेटा जी वो 2 ही रिएक्ट करेंगे 4 के साथ और 2 यूनिट ऑफ वाटर ही बनेगा। 2 ऑक्सीजन एटम जो है हमारे लेफ्ट ओवर में बच जाएंगे, स्पेयर में बच जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरीके से कि अगर हमारा ऑक्सीजन एटम हमने डबल ही किया और हाइड्रोजन एटम जो है हमारा टोटल 3 टाइम्स हो गया, मतलब 6 हो गया। अगर 6 हाइड्रोजन एटम्स हमारे 2 ऑक्सीजन एटम के साथ हमने डाल दिए तो बेटा जी 2 ऑक्सीजन एटम 4 हाइड्रोजन एटम के साथ ही कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके 2 यूनिट वाटर ही बनाएंगे। जो 2 हाइड्रोजन एटम होंगे वो हमारे स्पेयर बच जाएंगे। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हम देखते हैं कि बेटा जी जो इनका कंबाइनिंग रेशियो है वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। मतलब अगर नंबर्स की बात करें तो 2:1 में ये कंबाइन करते हैं, 2:1 में ये कंबाइन करते हैं। मतलब कि 2 हाइड्रोजन होगा तो 1 ऑक्सीजन चाहिए उसको, 4 हाइड्रोजन होगा तो 2 ऑक्सीजन चाहिए, 6 हाइड्रोजन होगा तो 3 ऑक्सीजन चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करते हैं बच्चे। ठीक है, अगर ये नंबर्स की बात करें तो हम। ठीक है बच्चे, बेटा जी लेकिन लॉ के अंदर दिया हुआ है इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी बच्चे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बेटा जी ये न्यूमेरिकल है हमारा, इस न्यूमेरिकल को जो है ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने इसमें। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन ए रेशियो बाय 1:8 बाय मास, 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं 1:8 में वाटर बनाने के लिए। अब कितना मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए कि वो कंप्लीटली 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए। ठीक है बच्चे, यहां पे हमारा ऑक्सीजन गैस पूछी है कि कितनी 3 ग्राम के साथ रिएक्ट करें। हमें पता है ये 1:8 में ही जो है रिएक्ट करते हैं, 1:8 में ही रिएक्ट करते हैं बाय मास की बात करें तो आप। ठीक है बच्चे, यहां पे ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि भाई 1:8 कैसे आया।
1:8 आया है, ट्वाइस मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो 1 मास ऑफ ऑक्सीजन। अब मास ऑफ हाइड्रोजन हमारा 1 होता है और मास ऑफ ऑक्सीजन हमारा 16 होता है। 2/16 जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था 1:8 आ गया अगर मास की बात करें तो हम। ठीक है, अब हम रिक्वायर्ड मास ऑफ ऑक्सीजन मान लिया हमने x है। अब बेटा जी ये जो 1:8 है ये 1:8 हमारा फिक्स्ड है। 1:8 हमारा फिक्स्ड है, जब भी वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी रेशियो में रहेंगे। तो 1:8 हमारा जो ये फिक्स्ड है, इसके इक्विवेलेंट हमने रख लिया। हमारा 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है रेशियो में। अब जो ऑक्सीजन है हमारा वो हमें फाइंड आउट करना है, उसको हमने x मान लिया। दोनों की दोनों रेशियो हमारी इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमारा हमेशा फॉलो होता है इसमें। ठीक है, अब 1:8 इज इक्वल टू 3 अपॉन में हमारा x आ गया। x इज द मास ऑफ रिक्वायर्ड मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब ये x हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, अब नीचे था ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 हमारा ये इधर लेफ्ट हैंड साइड नीचे था, डिवीजन में था, ऊपर जाके ये राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 8 × 3 24 हो गया। x इज इक्वल टू 24 ग्राम हो गया बेटा। तो रिक्वायर्ड मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि कंप्लीटली रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ वो हमारा आ गया 24 ग्राम। 24 ग्राम इट मींस 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से हम देखते हैं बेटा जी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं थोड़ा सा जॉन डाल्टन के बारे में। बेटा जी जॉन डाल्टन जो थे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है केमिस्ट्री में। ठीक है, ही वॉज ए ब्रिटिश केमिस्ट। ठीक है, थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, ये इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने क्या क्या किया। जॉन डाल्टन वॉज बोर्न इन पुअर वीवर्स फैमिली इन 1766 in England. He began his career as a teacher at the age of 27 years. Later, he became a school principal. In 1793, Dalton left for Manchester to teach mathematics, physics, and chemistry in a college. He spent most of his life there teaching and researching. In 1808, he presented his atomic theory, which was a turning point in the study of matter. इस तरीके से बेटा जी जॉन डल्टन के बारे में हमने देखा। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की मुझे लगता है जरूरत कोई है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बेटा जी जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी है उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जो 6 पोस्टुलेट्स थी ये मैंने लिख दी है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के थ्रू बेटा जी ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये पूरी तरह से हमारी जो है इसकी एक्सप्लेनेशन हमें मिल गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम एन एलिमेंट, कंपाउंड और ए मिक्सचर, जितने भी जो केमिस्ट्री के अंदर होते हैं बेटा जी एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर, सबके सब कंपोज्ड होते हैं किससे? स्मॉल पार्टिकल्स से, जिनको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, डाल्टन ने यही सिंपल चीजें बताई है कि भाई एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, सबके सब स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने हैं और उनको हम एटम कहते हैं। ठीक है, और 6 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर। ये 6 के 6 पॉइंट्स हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा जी। इसमें क्या कहा है? फर्स्ट पॉइंट कहता है ऑल मैटर, दुनिया में जितने भी मैटर हैं, इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सबके सब जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं जिनको हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, यही एटम्स जो है केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है बच्चे, सिंपल सा स्टेटमेंट है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम व्हिच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। मुझे लगता है ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो कहती है दीज एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। भाई सिंपल सी बात है, ये सबसे छोटी फॉर्म है एटम की और ये इंडिविजिबल है। डाल्टन ने सिंपल कहा कि भाई जो ये एटम है ना ये इंडिविजिबल है, इसके बाद इनको डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसके बारे में उसने कहा दीज एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो ये क्रिएट हो सकते हैं और डेस्ट्रॉयड, ना ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखा बच्चे।
तो बेटा मैं कह सकता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है उसकी, ये जो सेकंड पोस्टुलेट है उसकी, ये एक्सप्लेन कर रही है किसको, किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट थर्ड पोस्टुलेट क्या कहती है? थर्ड पोस्टुलेट कहती है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई देखो, हमने एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसके अंदर दो एटम्स है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जो एज ए O2 एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर दो एटम्स है ऑक्सीजन के। ठीक है बच्चे, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो वाटर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन की ही बात करूं, केवल हाइड्रोजन की बात करूं, तो ये क्या कहता है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, गिवन एलिमेंट अगर मेरा हाइड्रोजन है, आर आइडेंटिकल इन मास। अरे भाई दो हाइड्रोजन है, उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर दो हाइड्रोजन मास, दो हाइड्रोजन एटम है, तो इन हाइड्रोजन एटम्स का जो मास होगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल होगा आइडेंटिकल। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बिल्कुल इक्वल होंगी, बिल्कुल सेम होगी। ठीक है बच्चे, तो यही कहता है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कहता है ये, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में, नेक्स्ट पोस्टुलेट में, फोर्थ पोस्टुलेट में कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट के हैं, मान लिया हमारा हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन के एलिमेंट H हो गए, ऑक्सीजन के एलिमेंट O हो गए। भाई जो O है और H है इनका मास डिफरेंट होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। हाइड्रोजन का तो 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो भाई इनका डिफरेंट मास होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ भाई, इनकी जब डिफरेंट मास है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। तो वही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट एटम्स के साथ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है बच्चे, फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी हम अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कहता है? फिफ्थ स्टेटमेंट में, फिफ्थ पोस्टुलेट में ये कहता है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये बेटा जी देखो, ये क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ये वाला जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। कैसे एटम्स जो है, ये जो एटम्स है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये कंबाइन करते हैं हमेशा रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, होल नंबर्स की रेशियो में कंबाइन करते हैं कंपाउंड को बनाने के लिए। जैसे इन्होंने अगर वाटर बनाना है तो हमेशा दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेंगे एक ऑक्सीजन एटम के साथ, एक ऑक्सीजन एटम के साथ। तो बेटा जी ये कंबाइन करेंगे 2:1 में, 2:1 में। तो यही कहता है ये एटम्स के बारे में कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट सिक्स्थ पोस्टुलेट में कहता है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। सेम यही बात, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। अब भाई जैसे कि बच्चे देखो, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो वाटर बनाते हैं, हमने देखा। अब अगर वाटर की बात करें तो इसके अंदर जो रिलेटिव नंबर होगा ना इनका, भाई पहली बात तो वाटर के अंदर हमारा हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल। काइंड्स ऑफ एटम की बात करें तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगे। अगर हम रिलेटिव नंबर की बात करें तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही मिलेगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही मिलेगा। ठीक है बच्चे, इसी का मल्टीपल्स मिलेंगे। अगर हम वाटर की बात करें तो भाई हमारा अगर एक कंपाउंड, एक सिंपल कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल की बात करें हम, तो उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेंगे। और हम टोटल जो है अगर वेट की बात करें कंपाउंड के, तो वो इसके मल्टीपल्स में मिलेंगे बच्चे। ठीक है, तो हम अगर बात करेंगे बेटा जी रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम्स की, वो कांस्टेंट होते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर। इस तरीके से बेटा जी ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ये मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है। सिंपल है,
पहला जो पॉइंट है वो यही कहता है कि सारे के सारे जो मैटर है, दुनिया में जितना भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, और यही एटम जो है केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है ये एटम्स जो है इंडिविजिबल होते हैं, इनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तीसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी गिवन एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, अगर मास के अकॉर्डिंग हम बात करें तो, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी सेम होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, और उनका जो मास है वो भी डिफरेंट होगा। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? पांचवा पॉइंट कहता है कि जो एटम्स हैं ये कंबाइन करेंगे इन ए रेशियो ऑफ होल नंबर्स किसी कंपाउंड को बनाने के लिए। ठीक है बच्चे। छठा पॉइंट, लास्ट पॉइंट कहता है कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हम देखते हैं ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमारी एक्सप्लेन हो गई अच्छे से।